हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस लाइफ। तो आज हम देखेंगे मिडवाइफरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि किसी भी नर्सिंग एग्जाम में एंट्रेंस में जाने से पहले इसे आप देख सकते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और ये जैसे कि आपका जीएनएम हो गया, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, किसी भी स्टेट से एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो आप इसे देख सकते हैं। और इसे मैं सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करवाऊँगी। तो मिडवाइफरी का आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। तो पहला हमारा पॉइंट्स है निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है यह फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। यह हमारा पहला पॉइंट्स हो गया। दूसरा है निषेचित अंडे फर्टिलाइज्ड एग्स का गर्भाशय की दीवार पर इम्प्लामेंटेशन 11वें दिन पूर्ण हो जाता है। अगला देखेंगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है ड्रग्स, वो प्रसव पीड़ा कराने वाला हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन प्रसव पीड़ा, लेबर पेन कराने वाला हार्मोन है। अगला है इंट्रा यूटेराइन लाइफ के दौरान प्लेसेंटा माता एवं भ्रूण के मध्य संबंध स्थापित कराती है। अगला देखेंगे टर्म पर प्लेसेंटा का वजन कितना होगा। टर्म पर प्लेसेंटा का वजन लगभग 500 ग्राम होता है, जो कि फीटल ओरिजिन का 4/5 भाग होता है। अगला है इंट्रा यूटेराइन लाइफ के दौरान प्लेसेंटा में फीटल ब्लड फ्लो की दर 400 ml प्रति मिनट होती है। अगला देखेंगे प्लेसेंटा का अर्थ है बैरियर के रूप में काम करना। प्लेसेंटा का अर्थ है बैरियर के रूप में काम करना, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक हार्मोन उत्पन्न करना, माता एवं भ्रूण के बीच पोषक तत्वों का स्थानांतरण करना। तो फ्रेंड्स, प्लेसेंटा का 3 कार्य है। क्या क्या है? एक पहला है बैरियर के रूप में काम करना, दूसरा है गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक हार्मोन उत्पन्न करना, और तीसरा है माता एवं भ्रूण फीटस के बीच पोषक तत्वों का स्थानांतरण करना। अगला है फोस्फोलाइपेज। फोस्फोलाइपेज A2 प्लेसेंटा से उत्पन्न होता है, जो कि एराकिडोनिक एसिड के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। अगला पॉइंट है एमनियोटिक फ्लूइड की प्रकृति। एमनियोटिक फ्लूइड की जो प्रकृति होती है वह एल्कलीन होती है, क्षारीय होती है, एवं इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है यह लगभग 1.010 होती है, और टर्म पर इसकी मात्रा लगभग 600 से 800 ml होती है। इसमें प्रोटीन, लिपिड, ग्लूकोज, यूरिया व क्रिएटिनिन आदि कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड में क्या क्या होते हैं? प्रोटीन, लिपिड, ग्लूकोज, यूरिया व क्रिएटिनिन आदि कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, और इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। अगला है गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड के कार्य क्या क्या हैं। गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड के कार्य हैं आघात अवशोषक के रूप में कार्य करना, तापक्रम को समान बनाए रखना, और भ्रूण की स्वतंत्र गति में सहायता करना। तो 3 कार्य हैं एमनियोटिक फ्लूइड के प्रेगनेंसी में। क्या क्या हैं? आघात अवशोषक के रूप में कार्य करना, और तापक्रम को समान बनाए रखना, और तीसरा है भ्रूण की स्वतंत्र गति में सहायता करना। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट है समान स्थिति में टर्म पर एमनियोटिक फ्लूइड का रंग कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो रंग हो जाएगा पेल स्ट्रॉ। पेल स्ट्रॉ होता है। जब टर्म बेबी होते हैं तो उस समय एमनियोटिक फ्लूइड का रंग पेल स्ट्रॉ होता है। आरएच इनकॉम्पिटिबिलिटी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का रंग गोल्डन होता है। जब आरएच इनकॉम्पिटिबिलिटी होते हैं तो उसमें एमनियोटिक फ्लूइड का रंग गोल्डन हो जाएगा, और समान स्थिति में कैसा होगा? पेल स्ट्रॉ। अगला पॉइंट है एलिजिबल कपल से तात्पर्य है। एलिजिबल कपल से तात्पर्य है ऐसा कपल जिसमें महिला की उम्र कितनी होनी चाहिए? 15 से 45 वर्ष के बीच हो। एलिजिबल कपल से तात्पर्य है ऐसा कपल जिसमें महिला की आयु 15 से 45 वर्ष के बीच हो। अगला पॉइंट्स देखेंगे। अगला पॉइंट है गर्भ निरोधक कैलेंडर मेथड की फेल्योर रेट सबसे ज़्यादा है।
गर्भ निरोधक कैलेंडर मेथड की फेलियर रेट सबसे ज़्यादा है। इम्प्लांटेशन हेतु गर्भाशय को तैयार करने वाला हार्मोन का नाम प्रोजेस्टेरोन है। इम्प्लांटेशन हेतु जो यूट्रस को तैयार करने वाला हार्मोन है उसका नाम प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन का गर्भावस्था के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावन होता है। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन जो होता है, प्रोजेस्टेरोन का गर्भावस्था के दौरान क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावन होगा। अगला देखेंगे, फैमिली प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। फैमिली प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अनचाहे गर्भ को रोकना, इच्छा अनुसार गर्भधारण करना और 2 गर्भों के बीच के अंतराल को नियंत्रित करना। 3 इनका मुख्य उद्देश्य है फैमिली प्लानिंग का। पहला है अनचाहे गर्भ को रोकना, दूसरा हो जाएगा इच्छा अनुसार गर्भधारण करना और तीसरा है 2 गर्भों के बीच के अंतराल को नियंत्रित करना। अगला पॉइंट्स है कॉन्डम, कॉपर टी, मालायन आदि गर्भ निरोधक के स्पेसिंग मेथड है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव जो है, कॉन्ट्रासेप्टिव के स्पेसिंग मेथड क्या क्या है, कंडम, कॉपर टी और मालायन। अगला पॉइंट्स है हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन मेमोरी ग्लैंड्स के विकास में सहायक है। मेनोपॉज का अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स, तो मेनोपॉज का अर्थ है मासिक धर्म का बंद हो जाना। ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रोलिफरेटिव अवस्था में होता है। ओव्यूलेशन कब होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रोलिफरेटिव फेज में होता है। अगला है मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोलिफरेटिव फेज की अवधि कितनी होती है, तो इसकी अवधि 10 दिन की होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोलिफरेटिव फेज की अवधि 10 दिन की होती है और इसी में हम लोग का ओव्यूलेशन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की सेक्रेटरी फेज की अवधि कितनी दिन की होती है, तो सेक्रेटरी फेज 14 दिन की होती है और महिलाओं में प्यूबर्टी की उम्र 13 साल की होती है। महिलाओं में प्यूबर्टी की उम्र 13 साल की होती है। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं फ्रेंड, तो इसे आप लोग ज़रूर देखिए, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी नर्सिंग एग्ज़ाम आप देने जाते हैं, एंट्रेंस देने जाते हैं, तो इसे आप देखकर जा सकते हैं। अगला प्रश्न है मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज का सही क्रम क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज जो है इसका सही क्रम क्या है, पहले मेंस्ट्रुअल फेज होगा, फिर प्रोलिफरेटिव और लास्ट में सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी फेज 14 दिन की और प्रोलिफरेटिव फेज कितने दिन की है, 10 दिन की। अगला है LH हार्मोन। LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है यह कॉर्पस ल्यूटियम के निर्माण में सहायक है। कॉर्पस ल्यूटियम के निर्माण में सहायक कौन सा हार्मोन है, तो LH हार्मोन। अगला है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स की परिपक्वता के लिए जिम्मेदार है। FSH हार्मोन जो है यह फॉलिकल्स की परिपक्वता के लिए जिम्मेदार है। अगला देखेंगे मानव में HCG का कार्य क्या है। मानव में HCG का कार्य है कॉर्पस ल्यूटियम को लगातार एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन स्रावित करने के लिए स्टिमुलेट करना। HCG का क्या कार्य होगा, कॉर्पस ल्यूटियम को लगातार एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन स्रावित करने के लिए स्टिमुलेट करना। अगला देखेंगे फेम्ब्राई फैलोपियन ट्यूब से निकली हुई उंगलीनुमा संख्याएं हैं। यह फेम्ब्राई जो है यह क्या है, यह फैलोपियन ट्यूब से निकली हुई उंगलीनुमा संख्याएं हैं। अगला देखेंगे 36 सप्ताह। 36 सप्ताह की गर्भावस्था में फंडल हाइट लगभग इंसिफॉर्म कार्टिलेज के लेवल पर होती है। 36 सप्ताह में गर्भावस्था में फंडल हाइट लगभग इंसिफॉर्म कार्टिलेज के लेवल पर होती है। आगे का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे फ्रेंड्स। गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान योनि की पीएच कैसी होगी, तो अम्लीय होती है। गर्भावस्था के दौरान योनि की पीएच अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। अगला है गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की बॉडी का एनलार्जमेंट एवं ग्रोथ हो जाती है। जब प्रेगनेंसी होगा तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा, गर्भाशय की बॉडी का एनलार्जमेंट एवं ग्रोथ हो जाती है। मल्टीपारा में टर्म पर गर्भाशय की स्थिति सामान्यतः एंटीवर्टेड हो जाती है।
मल्टीपारामेट टर्म पर गर्भाशय की स्थिति सामान्यतः एंटीवर्टेड हो जाती है। अगला है 36वें सप्ताह के बाद। 36वें सप्ताह के बाद गर्भाशय की आकृति गोलाकार हो जाती है। 36वें सप्ताह के बाद गर्भाशय की आकृति कैसा हो जाएगा? स्फेरिकल, गोलाकार हो जाता है। टर्म पर यूट्रस का वजन कितना हो जाएगा? यूट्रस का वजन लगभग 900 से 1000 ग्राम होता है। टर्म पर यूट्रस का वजन लगभग 900 से 1000 ग्राम का होता है। अगला है गर्भावस्था में होने वाली गर्भाशयी संकुचन। गर्भावस्था में होने वाली गर्भाशयी संकुचन ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो है यह बायमैनुअल परीक्षण से महसूस किए जा सकते हैं। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन को बायमैनुअल परीक्षण से महसूस किए जा सकते हैं। अगला है गर्भावस्था के टर्म पर गर्भाशय संकुचन बार बार एवं अधिक तीव्रता से महसूस किए जाते हैं। गर्भावस्था के टर्म पर गर्भाशय संकुचन बार बार एवं अधिक तीव्रता से महसूस किए जाते हैं। गर्भावस्था में ब्रेस्ट में होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेस। गर्भावस्था में ब्रेस्ट में होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं ब्रेस्ट की आकार में वृद्धि। ब्रेस्ट में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे? ब्रेस्ट के आकार में वृद्धि होगी, निपल्स की आकार का उभरना, ब्रेस्ट की वेस्कुलरिटी का बढ़ जाना। यह 3 फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे? ब्रेस्ट की आकार में वृद्धि, निपल्स की आकार का उभरना और तीसरा है ब्रेस्ट की वेस्कुलरिटी का बढ़ जाना। अगला है नॉन प्रेग्नेंट अवस्था में एरियोला में उपस्थित सीवेसियस ग्लैंड जो अदृश्य होती है वह गर्भावस्था में हाइपरट्रोफाइड हो जाती है। नॉन प्रेग्नेंट अवस्था में एरियोला में उपस्थित सीवेसियस ग्लैंड जो होती है वो अदृश्य होती है और गर्भावस्था में हाइपरट्रोफाइड हो जाती है। इसे मोंटेगोमेरी ट्यूबरकुलस के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे गर्भावस्था के दौरान रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज। गर्भावस्था के दौरान रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है और पीएच में हल्की सी वृद्धि हो जाती है और टाइडल वॉल्यूम में वृद्धि हो जाती है। अगला है गर्भावस्था में जीफी स्टर्नम में सिम्फाइसिस प्यूबिस तक मध्य में पाया जाने वाला भूरा काला वर्णक युक्त क्षेत्र लिनिया निग्रा कहलाता है। अच्छा, गर्भावस्था में जीफा स्टर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक मध्य तक पाया जाने वाला एक भूरा काला वर्णक युक्त क्षेत्र होता है, पिगमेंटेड एरिया, उसे हम लोग लिनिया निग्रा कहते हैं। अगला देखेंगे एक्लेम्पसिया की जटिलताएं क्या क्या है। एक्लेम्पसिया की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है? रीनल फेल्योर, सेरिब्रल हेमरेज और शॉक। एक्लेम्पसिया की यह तीन नहीं और भी है लेकिन मेनली रूप से 3 जटिलताएं हैं: रीनल फेल्योर, सेरिब्रल हेमरेज और शॉक। स्वस्थ महिला में संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान वजन में लगभग कितना वृद्धि होगा? 11 किलो की वृद्धि हो जाती है। एक हेल्दी वुमेन है और उसमें पूरे प्रेगनेंसी के दौरान उसमें 11 किलो की वृद्धि हो जाती है। अगला देखेंगे प्रेगनेंसी में लगभग 1500 ml ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में लगभग 1500 ml ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और गर्भावस्था के दौरान एल्बुमिन स्तर बढ़ जाता है जबकि ग्लोब्यूलिन स्तर में हल्की सी कमी आती है। गर्भावस्था के दौरान एल्बुमिन स्तर बढ़ जाता है जबकि ग्लोब्यूलिन स्तर में हल्की सी कमी आती है। अगला देखेंगे डिलीवरी के बाद माता के स्तन से निकलने वाला प्रथम सिक्रीशन जो है वह कोलोस्ट्रम कहा जाता है। डिलीवरी के बाद माता के स्तन से निकलने वाला प्रथम सिक्रीशन जो है उसे हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं। आगे देखेंगे
गर्भावस्था के दौरान कार्डियक आउटपुट, गर्भावस्था के दौरान कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम एवं वीनस प्रेशर बढ़ जाता है। तीनों चीज़ बढ़ जाता है। क्या क्या? कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम एवं वीनस प्रेशर, यह तीनों प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है। ग्राफियन फॉलिकल का विकास एफएसएच हार्मोन के प्रभाव में होता है। अगला है भ्रूणीय विकास के दौरान दोनों वृषण कोष में 40 सप्ताह तक डिसेंड हो जाते हैं। जब फिटल डेवलपमेंट होता है उस समय दोनों वृषण जो है ये वृषण कोष में 40 सप्ताह तक डिसेंड हो जाते हैं। अगला देखेंगे गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय, स्तन व योनि में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय, स्तन व योनि में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। एफएसएच की सक्रियता को लगातार बनाए रखने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन की आवश्यकता होती है। एफएसएच हार्मोन जो है इसकी सक्रियता को लगातार बनाए रखने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा हार्मोन निर्माण के लिए पावर हाउस के रूप में कार्य करती है। गर्भावस्था के दौरान जो है यह प्लेसेंटा हार्मोन निर्माण के लिए पावर हाउस के रूप में कार्य करती है। अगला पॉइंट देखेंगे, मानव में प्रारंभिक गर्भावस्था को कॉर्पस ल्यूटियम बनाए रखती है। मानव में प्रारंभिक गर्भावस्था को कॉर्पस ल्यूटियम बनाए रखती है। एचसीजी हार्मोन के कार्य क्या क्या हैं? गर्भावस्था के 6 सप्ताह तक कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना। दूसरा कार्य है नर भ्रूण की लेडिक सेल्स को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के निर्माण के लिए स्टिमुलेट करना। एचसीजी हार्मोन के क्या क्या कार्य हैं? तो गर्भावस्था के 6 सप्ताह तक कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना, और दूसरा है नर भ्रूण की लेडिक सेल्स को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के निर्माण के लिए स्टिमुलेट करना। अगला पॉइंट है गर्भावस्था की पूर्ण अवधि पर रक्तस्राव का मोस्ट कॉमन कारण है एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। गर्भावस्था की पूर्ण अवधि पर ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन कारण क्या होगा? एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। अगला पॉइंट है एचसीजी हार्मोन का सिक्रीशन प्लेसेंटा के सैंक्टियोट्रोफोब्लास्ट के द्वारा होता है। एचसीजी हार्मोन का सिक्रीशन जो होता है यह प्लेसेंटा के सैंक्टियोट्रोफोब्लास्ट के द्वारा होता है। एचसीजी की हाफ लाइफ जो होती है यह 24 घंटे की होती है। अगला पॉइंट है रक्त एवं मूत्र में एचसीजी की अधिकतम मात्रा गर्भाशय में 60 से 70 दिनों के मध्य हो जाती है। रक्त एवं मूत्र में एचसीजी की अधिकतम मात्रा गर्भाशय में 60 से 70 दिनों के मध्य हो जाती है। अगला है प्लेसेंटा द्वारा निम्न हार्मोन स्रावित होता है। प्लेसेंटा द्वारा कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? एचसीजी, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रेगनेंसी स्पेसिफिक B1 ग्लाइकोप्रोटीन। गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाती है। फोलिक एसिड की कमी से गर्भावस्था में क्या हो जाएगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। अगला है गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन मायोमेट्रियम को ऑक्सीटोसिन एवं प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रति सेंसिटाइज कर देता है। गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन मायोमेट्रियम को ऑक्सीटोसिन एवं प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रति सेंसिटाइज कर देता है। अगला पॉइंट है एस्ट्रोजन हार्मोन सर्विक्स को मुलायम कर देता है। सर्विक्स को मुलायम कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। माइल्ड प्री एक्लेम्सिया गर्भावस्था में प्राइमी ग्रेविडास को होने वाले मोस्ट कॉमन हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है। माइल्ड प्री एक्लेम्सिया गर्भावस्था में प्राइमी ग्रेविडास को होने वाले मोस्ट कॉमन हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है। ब्रेस्ट स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। ब्रेस्ट जो है यह स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। अगला पॉइंट है गर्भावस्था की प्रथम 12 सप्ताह को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 13 से 18 सप्ताह को सेकेंड ट्राइमेस्टर और 29 से 40 सप्ताह को थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। प्रथम 12 सप्ताह जो होगा प्रेगनेंसी में उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और 13 से 28 सप्ताह जो होगा उसे सेकेंड ट्राइमेस्टर, और 29 से 40 सप्ताह को थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। मानव में गर्भावस्था की अवधि 10 ल्यूनार महीने बटे 9 कैलेंडर महीने प्लस 7 दिन बटे 280 दिन होता है। गर्भावस्था की अवधि जो है इसे हम लोग 10 ल्यूनार महीने या फिर 9 कैलेंडर महीने
प्लस 7 दिन या फिर 280 दिन होता है। इसे मतलब 3 मतलब जो है हम लोग फेज में बोल सकते हैं। जैसे कि अगर आप महीने में गिनेंगे तो 10 ल्यूनार महीने, या फिर कैलेंडर में 9 कैलेंडर महीने प्लस 7 दिन, और अगर दिन में होगा तो 280 दिन का मानव का गर्भावस्था काल होता है, अवधि। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा। इसके आगे का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं अगले दिन बताऊंगी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।